गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और माँ सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहे। जैसे कि आप लोग से हम वादा किए हैं कि एग्ज़ाम तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे और प्रत्येक दिन चैप्टर वाइज VVI ऑब्जेक्टिव लाया जाएगा। आज से पहले चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और 4 का वीडियो अपलोड है रवीश बायोलॉजी क्लासेस चैनल पर। आप उसे देखिए और उसमें बहुत सारे प्यार दिए हैं। और कहता है कि बायोलॉजी में यदि क्लास 12th में वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत को आप नहीं पढ़ते हैं तो मानिए कि बायोलॉजी में आप कुछ पढ़े ही नहीं हैं। यानी कि टोटल 5 यूनिट में से सबसे अधिक मार्क्स इसी चैप्टर से लिया जाता है। और मैं आपका टाइम ज़्यादा व्यर्थ नहीं करूँगा, सीधे वीडियो पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मेंडल ने चयन किया। मेंडल ने चयन किए थे मटर के पौधे। यानी मेंडल के आप बारे में क्लास 10th में ही पढ़ रखे हैं। मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर जोहान मेंडल होता है। इनका जन्म 19वीं शताब्दी यानी कि 22 जुलाई 1822 ईस्वी में हुआ था और ये एक पादरी थे। और इनका जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया देश के ब्रून नामक शहर में। और यहाँ कह रहे हैं मेंडल ने चयन किए थे या मेंडल ने अध्ययन किए थे। तो मेंडल ने अध्ययन किए थे मटर के पौधे में। और मटर के पौधे में 7 विपरीत लक्षण पाए जाते हैं और यह एक द्विलिंगी पुष्प होता है और इसमें आसानी से स्वपरागण हो सकता है। इसीलिए मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे या फिर उद्यान के मटर का चयन किए थे, यानी ऑप्शन नंबर डी। यदि पिता का रक्त समूह ए तथा पत्नी का रक्त समूह बी हो तो उनकी संतान का रक्त समूह क्या होगा? तो रक्त समूह ए, इसके लिए 2 जीन होता है, IA और IO। और रक्त समूह बी के लिए होता है IB और IO। इस दोनों को जब आप क्रॉस कराइएगा तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ओ आने की संभावना है। ऑप्शन देखिए, ए का रहा ए, बी का रहा बी और सी का रहा AB और डी का रहा AB और AB एंड O, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। मानव रुधिर AB वर्ग में है। तो मानव रुधिर AB जो होता है ये सर्वग्राही होता है और एक ब्लड ग्रुप होता है सर्वदाता। यानी O ब्लड ग्रुप होता है सर्वदाता और AB ब्लड ग्रुप होता है सर्वग्राही। और AB ब्लड ग्रुप में जो होता है इसमें एंटीजन तो पाया जाता है लेकिन एंटीबॉडी जो होता है ये अनुपस्थित होता है। ऑप्शन देखिए, ए का रहा एंटीबॉडी अनुपस्थित, बी का रहा एंटीबॉडी उपस्थित, सी का रहा एंटीबॉडी ए उपस्थित रहते हैं, डी का रहा एंटीबॉडी बी उपस्थित रहते हैं। यानी ब्लड ग्रुप AB जो होता है इसमें एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक क्रॉस में 1:2:1 का अनुपात क्या दर्शाता है? तो इसमें मेंडल या एक मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने एक लंबे पौधे लिए, एक नाटे पौधे लिए। दोनों को जब आपस में क्रॉस पोलिनेशन करवाए तो प्रथम पीढ़ी में एक लंबे संतान प्राप्त हुए। जब मेंडल इसे स्वपरागण करवाए तो अगले पीढ़ी में कुल 4 संतान प्राप्त हुए, जिसमें से 3 लंबा और 1 नाटा था। इसमें एक शुद्ध लंबा था, 2 मिक्स लंबा था और 1 शुद्ध नाटा था। तो यहाँ पर कह रहा है 1:2:1। ये जीन प्रारूपी यानी कि जीनोटाइप को दर्शाता है। इसे अपूर्ण परिभाविता कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी।
इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है? यानी कि वैसा रक्त समूह जो सभी को रक्त दे सकता है, यानी वो रक्त समूह जो होता है सर्वदाता होता है, और ए बी रक्त समूह जो होता है ये सर्वग्राही होता है। यानी ऑप्शन देखिए, ए का रहा है ए, बी का रहा है बी, सी का रहा है ए बी और डी का रहा है ओ। तो ए बी जो होता है सर्वग्राही होता है और ओ जो होता है सर्वदाता होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? अर्जित गुणों कहिए या फिर उपार्जित गुणों कहिए, इसको लेमार्क नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किए। इस नियम को लेमार्कवाद भी कहते हैं। इसमें उन्होंने बताए थे कि यदि कोई जीव अपने जीवन काल में जो लक्षण को ग्रहण करते हैं वह अगले पीढ़ी संतान में प्रस्तावित हो सकता है, यानी कि आदान प्रदान हो सकता है। जैसे एक उदाहरण है, जिराफ के छोटे गर्दन पहले होते थे, लेकिन जब बार बार प्रयास करने से उनके संतानों में भी लंबा गर्दन प्राप्त हो गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी। एक संकरण क्रॉस का फिनोटाइपिक अनुपात क्या होता है? एक संकरण कहने का अर्थ है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में लक्षण प्रारूपी अनुपात कहिए या फिर फिनोटाइप अनुपात कहिए। तो फिनोटाइप अनुपात जो होता है ये 3:1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। मनुष्य पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या होती है। मनुष्य में कुल 40 गुणसूत्र होता है। पुरुष में 44 प्लस एक्स वाई होता है, जबकि फीमेल में 44 प्लस एक्स एक्स होता है, जिसमें से 44 समजात गुणसूत्र होता है और 2 जो होता है एक्स एक्स ये लिंग गुणसूत्र होता है और एक्स वाई भी लिंग गुणसूत्र होता है। यहाँ पर पूछ रहा है पुरुष में जो होता है 44 प्लस एक्स वाई गुणसूत्र होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है? यानी वैसा रक्त समूह जो सभी को दे सकता है, यानी सर्वदाता करने का अर्थ होता है जो सभी को रक्त दे सकता है। जैसे ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और ओ को भी दे सकता है। एक होता है ए बी रक्त समूह, यानी कि ए बी रक्त समूह जो होता है ये सर्वग्राही होता है और ओ रक्त समूह होता है सार्वभौमिक, यानी ऑप्शन नंबर डी। मनुष्यों में लिंग निर्धारण होता है। मनुष्य में अक्सर लिंग निर्धारण का कार्य पिता के गुणसूत्र के द्वारा होता है, यानी एक्स पुरुष की तरफ गुणसूत्र जाता है और मादा की तरफ से एक्स आता है तो फीमेल संतान का जन्म होता है। यदि पुरुष के गुणसूत्र वाई जाता है और मादा की तरफ से एक्स आता है तो लड़का संतान का जन्म होता है। यानी कि बच्चे का लिंग निर्धारण जो होता है ये पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है। कानों पर बाल की बहुलता का जीन जो होता है ये पुरुष के यानी कि वाई गुणसूत्र पर जाता है, ऑप्शन नंबर बी। दो जीन की वंशागति के लिए मेंडल ने पौधे का चुना, यानी कि मेंडल ने वंशागति के लिए किस पौधे का चयन किए थे? मेंडल ने वंशागति के लिए मटर के पौधे का चयन किए। ए का रहा है सेब, बी का रहा आम, सी का रहा उद्यान मटर और डी का रहा आलू। यहाँ पर सी नंबर जो है उद्यान मटर जिसको कहते हैं गार्डन मटर, और उद्यान मटर को ये वैज्ञानिक नाम कहते हैं पायसम सेटिवम या लेथायरस ओरिडेंटस, यानी ऑप्शन नंबर सी। मेंडल ने लक्षणों की वंशागति पर कार्य कब प्रकाशित करवाए थे? मेंडल ने लगातार मटर के पौधे पर
7 वर्ष अध्ययन किए थे। 1856 से लेके 1863 तक अध्ययन किए थे और अपने बुक को प्रकाशन जो किए थे 1865 ईस्वी में किए थे, यानी ऑप्शन नंबर सी। मानव रक्त समूह ए बी वर्ग में होता है। ए बी वर्ग में रक्त समूह में एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है और एंटीजन जो होता है ये उपस्थित होता है। ऑप्शन देखिए, ए कह रहा है एंटीबॉडी उपस्थित, नहीं, एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। स्त्री मनुष्य में कौन गुणसूत्र से सूचित होती है? यानी कि मादा में गुणसूत्रों की संख्या होती है 44 प्लस XX होता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 44 प्लस XX, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 44 प्लस XY और सी कह रहा है 44 प्लस YY, यानी कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 44 प्लस XX और बी जो कह रहा है तो बी होता है 44 प्लस XY, ये पुरुष में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक संकर का जीनोटाइपिक अनुपात क्या होता है? इससे पहले भी 2-4 क्वेश्चन पहले आया था, उसमें मैं समझाया था कि मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक लंबे पौधे लिए, एक नाटे पौधे लिए। दोनों को आपस में जब क्रॉस पोलिनेशन करवाए थे तो प्रथम पीढ़ी में एक संतान प्राप्त हुआ। इसे मेंडल ने कई बार दोहराया, लेकिन हमेशा एक ही संतान प्राप्त होता था। तब मेंडल ने प्राप्त संतान में सेल्फ पोलिनेशन करवाया तो अगले पीढ़ी में कुल 4 संतान प्राप्त हुआ था, जिसमें से 3 लंबा था और 1 नाटा था, और इसमें शुद्ध लंबा 1, 2 मिक्स लंबा था और 1 शुद्ध नाटा था। जो लक्षण बाहर से स्पष्ट हो जाता है उसे कहते हैं लक्षण प्रारूपी अनुपात, जैसे लंबा, नाटा, और जो लक्षण जीन संरचना के अध्ययन करने से पता चलता है उसे जीनोटाइपिक कहते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है जीनोटाइपिक अनुपात, तो 1:2:1, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्तित हो कहलाते हैं। जब एक ही स्थान पर एक जीन रहता है और उसका विभिन्न अभिव्यक्तित होता है उसे बहु एलील कहते हैं। जैसे मानव के रुधिर वर्ग ABO, यहाँ पर बहु एलील हो जाएगा ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्रों में से कौन है? तो सबसे अधिक गुणसूत्र जो होता है 1 नंबर गुणसूत्र होता है, और सबसे अधिक जीन जो होता है Y गुणसूत्र होता है। 1 नंबर गुणसूत्र पर कुल 2968 जीन पाए जाते हैं और Y नंबर गुणसूत्र पर 231 जीन पाए जाते हैं। ऑप्शन देखिए, एक आ रहा है 21 एवं Y नहीं, बी का रहा है गुणसूत्र 1 एवं X, ये भी नहीं होगा, और सी देखिए कह रहा है गुणसूत्र 1 एवं Y, यानी कि राइट आंसर सी। दात्र कोशिका और रक्तता होना चाहिए था, यहाँ पर मिसप्रिंट है, और रक्तता प्रदर्शित करता है। तो दात्र कोशिका जो होता है सिकल सेल एनीमिया को कहा जाता है, और यहाँ पर दात्र कोशिका और रक्तता जो होता है ये प्लियोट्रॉपी को प्रदर्शित करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी आनुवांशिक बीमारी होती है? 21वें नंबर गुणसूत्र यानी कि अधिकतर जो गुणसूत्र होता है ये जोड़े में उपस्थित होता है। यहाँ पर कह रहा है ट्राइसोमी, यानी कि 21वें नंबर गुणसूत्र में एक और वृद्धि हो जाता है, यानी कि 2 के स्थान पर 3 हो जाता है, और इससे जो आनुवांशिक रोग होता है ये डाउन सिंड्रोम होता है। डाउन सिंड्रोम से बच्चे के मुंह चपटा हो जाता है, गर्दन छोटा हो जाता है, जी बाहर की ओर निकल आता है। ऑप्शन देखिए, एक आ रहा है क्लाइफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइफेल्टर सिंड्रोम में इसमें 44 प्लस XXY गुणसूत्र हो जाता है, यानी कि ये एक प्रकार के
गुणसूत्रीय विकार होता है। और बी कह रहा है टर्नर सिंड्रोम, इसमें एक एक्स गुणसूत्र कम हो जाता है, यानी कि इसमें 45 गुणसूत्र पाया जाता है। और सी कह रहा है दात्र कोशिका औरतता, ये एक प्रकार के सिक्कल सेल एनीमिया होता है। और डी कह रहा है डाउन सिंड्रोम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। मानव रुधिर वर्ग ए बी में, तो ए बी जो रुधिर वर्ग होता है, ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है। ठीक, इसका आंसर आप लोग पहले से जानते हो नहीं कि ए बी रुधिर वर्ग में जो होता है एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है और एंटीजन जो होता है ये उपस्थित होता है। ऑप्शन देखिए, ए कह रहा है एंटीबॉडी उपस्थित, नहीं ये नहीं होता, एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है। एक किडना है, एक किडना जो होता है ये एक प्रकार के संयोजी कड़ी होती है। अब किन दो जीवों के बीच संयोजी कड़ी होती है? ये सरीसृप और स्तनधारी के बीच के संयोजी कड़ी कहा जाता है, क्योंकि ये अंडे को उत्पन्न करते हैं, लेकिन इसमें बच्चे को दूध पिलाने के लिए स्तन ग्रंथि पाई जाती है। यानी कि एक किडना जो होता है ये सरीसृप वर्ग और स्तनधारी वर्ग के बीच के संयोजी कड़ी कहलाते हैं। ऑप्शन देखिए, ए कह रहा है योजक कड़ी, अवशेषी अंग, विलुप्त कड़ी, डी इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। एक बालक का रक्त वर्ग O है तथा उसके पिता का रक्त वर्ग B है, तो उसके पिता का जीन प्रारूपी इनमें से कौन होगा? तो रक्त समूह जब O होता है, इसके लिए जीन जो होता है IO और IO होता है, और रक्त समूह B होता है, इसका जीन जो होता है IO और IB होता है। लेकिन यहाँ जीन प्रारूपी पूछ रहा है, तो जीन प्रारूपी जो हो जाएगा इस बालक का रक्त, यानी कि IO और IB। तो देखिए IB और IO है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? ये मेंडल के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन नियम है, यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर इसे प्रस्तुत किए, और इसे युग्मकों के शुद्धता के नियम से भी जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी। एक जीन का जोड़ा दूसरे जीन के जोड़े को प्रभाव को रोकता है, जिसे कहते हैं, जब एक जीन जो होता है दूसरे जीन को दबा देता है या फिर रोकता है, उसे एपिस्टेसिस कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी। जीन विनिमय किस अवस्था में होती है? तो जीन विनिमय जो होती है ये पैकेटिन अवस्था में होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी होगा। वाय संलग्नता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n = 14 है? यानी 2n = 14 ये मटर में गुणसूत्र पाया जाता है, और इसका n का मान पूछ रहा है। यदि आप 14 को 2 से डिवाइड देते हैं, इसका 7 निकलता n का मान, देख लीजिए। ए का रहा 5, बी का रहा 10, सी का रहा 7, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। एक बिंदु उत्परिवर्तन है, बिंदु उत्परिवर्तन जो होता है पॉइंट म्यूटेशन कहिए या फिर सिकल सेल एनीमिया कहिए, और थैलेसीमिया जो होता है ये एक प्रकार के मेंडलीय विकार होता है, और डाउन सिंड्रोम जो होता है ये एक प्रकार के गुणसूत्रीय विकार होता है। यहाँ पर पूछ रहा है बिंदु उत्परिवर्तन है, तो सिकल सेल एनीमिया जो होता है एक प्रकार के बिंदु उत्परिवर्तन है, इसमें आरबीसी के आकार जो होता है बदल जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। मेंडल का द्वितीय नियम है, मेंडल के द्वितीय नियम जो होता है ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, यानी मेंडल ने इसे डायहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर प्रस्तुत किए,
जिसे डायहाइब्रिड क्रॉस यानी कि इसको कह सकते हैं आप दूसरे भाषा में मेंडल के दूसरा सिद्धांत इस पर प्रस्तुत किए, जिसे स्वतंत्र अपव्यवन का नियम कहते हैं। यानी कि माता पिता में जो गुणसूत्र जो होता है ये स्वतंत्र होता है, ये अपने संतान के किसी भी पीढ़ी में आसानी से प्रवेश कर सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। एक लक्षण के असमान जीन वाली जीव कहलाती है। असमान का मतलब होता है विषम, यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी एक प्रकार के जीन जोड़ा है, दो अलग अलग लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है। जैसे कैपिटल टी होता है ये लंबे पौधे के लिए प्रदर्शित कर रहा है, जबकि स्मॉल टी जो होता है ये नाटे पौधे के लिए प्रदर्शित होता है। यानी यहाँ पूछ रहा असमान जीन, असमान जीन कहने का अर्थ होता है विषम, तो विषम जो हो जाएगा जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर विषम जात, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। मेंडल के नियमों को मान्यता दिलाई थी। मेंडल जब अपने पुस्तकों को NHS ऑफ सोसाइटी नामक ब्रून में ले गए थे, उस समय वहां के सभी वैज्ञानिक डार्विन के सिद्धांत पर कार्य कर रहे थे, इसलिए मेंडल के सिद्धांत पर कोई भी वैज्ञानिक ध्यान नहीं दिए। तत्पश्चात 1884 ईस्वी में मेंडल की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 3 युवा वैज्ञानिक आते हैं, कार्ल कोरेंस, हुगो डेब्रिज, एरिक वान शेरमार्क। इन तीनों वैज्ञानिक ने मेंडल को सिद्धांतों को पढ़ते हैं और दोबारा इसको मान्यता प्राप्त करवाती है, और उसी समय यानी कि 1900 ईस्वी में जीव विज्ञान के क्षेत्र में एक नई शाखा आनुवांशिकता का विकास होता है। यानी ऑप्शन नंबर कह रहा है ए कोरेंस, बी कह रहा है शेरमेक यानी कि यहाँ शेरमार्क होना चाहिए था, सी कह रहा है डेब्रिज, यानी इनमें से सभी। जब F1 पीढ़ी पौधे लंबे के लिए विषम युग्मी को स्वपरागित कराया गया, F2 में दोनों लंबे एवं बौने पौधे उत्पन्न हुए हैं, यह सिद्धांत सिद्ध करता है। यानी कि F1 पीढ़ी में जो संतान प्राप्त हुआ है उसको सेल्फ पोलिनेशन करवाना है। जैसे मेंडल ने एक लंबे पौधे लिए, एक नाटे पौधे लिए, प्रथम पीढ़ी में एक संतान लंबा प्राप्त हुआ जिसे कैपिटल टी और स्मॉल टी से डिनोट किया। यहाँ पर एक लंबे पौधे जो हुआ था इसका जिन जो बना था कैपिटल टी स्मॉल टी, जब इसमें स्वपरागन करवाया गया तो अगले पीढ़ी में कुल 4 संतान प्राप्त हुआ था, जिसमें से 3 लंबा और एक नाटा था। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए का रहा प्रभाविता, बी का रहा ब्लेंडेड वंशागति और सी का रहा पृथक्करण का नियम। और पृथक्करण के नियम को ही कहते हैं युग्मकों का शुद्धता का नियम कही, या फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। मेंडल ने प्रस्तावित किया था, तो मेंडल जो थे आनुवांशिकता के नियम को प्रस्तावित किए थे। एक आ रहा संलग्नता के नियम, संलग्नता के नियम TH मोर्गन नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किए थे। और बी का रहा है 10% ऊर्जा के नियम, ये लिंडमान नामक वैज्ञानिक थे जो 1942 ईस्वी में प्रस्तावित किए थे। और सी का रहा आनुवांशिकता का नियम, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। F1 पीढ़ी के संकर पौधे को जब समयुग्मकी अप्रभावी जनक से क्रॉस कराया जाता है तो इसे कहते हैं। यानी कि कह रहा है जब मेंडल ने प्रथम पीढ़ी में प्राप्त संतान उसको अप्रभावी जनक के साथ जब क्रॉस कराया जाता है तो इस प्रक्रिया को टेस्ट क्रॉस कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए का रहा बैक क्रॉस नहीं, और ऑप्शन नंबर के बी का रहा टेस्ट क्रॉस, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। वर्णदत्ता कलर ब्लाइंडनेस में रोगी पहचान नहीं कर पाता है।
जब किसी व्यक्ति में वर्णधत्ता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है तो व्यक्ति लाल एवं हरा रंग विभेदित नहीं कर पाता, यानी कि लाल एवं हरा रंग नहीं पहचान पाते हैं। ऑप्शन देखिए, ए का रहा लाल तथा पीले रंग की पहचान, बी का रहा लाल तथा नीले रंग की पहचान, सी का रहा लाल तथा हरे रंग की पहचान, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। द्विसंकर क्रॉस में आनुवंशिक फिनोटाइप अनुपात होता है। द्विसंकरण क्रॉस कहने का अर्थ है कि मेंडल ने एक लंबे पौधे लिए और एक नाटे पौधे लिए, ये एक लक्षण हुआ। जो लंबे पौधे लिए थे इसके बीजों का आकार गोलाकार लिए थे, जो नाटे पौधे लिए थे उसके बीजों का आकार झुर्रीदार लिए थे। दोनों को जब आपस में क्रॉस करवाए तो प्रथम पीढ़ी में एक लंबे संतान प्राप्त हुए जिसके बीजों का आकार झुर्रीदार था। पुनः इसे जब सेल्फ पोलिनेशन करवाए तो अगले पीढ़ी में कुल 16 संतान प्राप्त हुआ, जिसमें से 10 संतान अपने जनक के बिल्कुल समान थे और 6 संतान हाइब्रिड हो गया था। इसमें पूछ रहा है लक्षण प्रारूपी अनुपात, यानी यहाँ पर जो बाहर से स्पष्ट हो सकता है, तो बाहर से अनुपस्थित होगा ये 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1, इसी को कहते हैं लक्षण प्रारूपी अनुपात। ऑप्शन नंबर डी। अनुवांशिकी के जनक कहा जाता है, ये बहुत ही आसान प्रश्न है, आप लोग 10वां में ही पढ़े होंगे। अनुवांशिक के जनक जो होता है ग्रेगर जोहान मेंडल जी होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी। बच्चे में मंगोलिज या डाउन सिंड्रोम होने का क्या कारण होता है? बच्चे में डाउन सिंड्रोम कहिए या इसी को मंगेलिज्म कहते हैं। तो मंगोलिज्म जो होता है ये एक प्रकार के गुणसूत्रीय विकार होता है। इसमें 21वें नंबर गुणसूत्र में एक गुणसूत्र के परिवर्तन हो जाता है, इसे ही ट्राइसोमी के नाम से भी जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। मेंडल के नियम का एक अपवाद है। मेंडल के नियम के अपवाद जो होता है संलग्नता का नियम होता है, यह मेंडल के नियमों को पालन नहीं कर रहा था, यानी ऑप्शन नंबर देखिए, ए का रहा प्रभाविता, बी का रहा युग्मक की शुद्धता, सी का रहा संलग्नता और डी का रहा स्वतंत्र अपविभन। यहाँ पर मेंडल के नियमों का अपवाद जो होता है वह संलग्नता होता, ऑप्शन नंबर सी। F2 संतति की बाह्य लक्षणी अनुपात अपूर्ण परिभाविता की स्थिति में क्या होगी? यानी कि जो बाहर से लक्षण स्पष्ट होता है उसे फिनोटाइप कहते हैं, और यहाँ पर पूछ रहा है बाह्य लक्षणी जो बाहर से दिखाई दे, जैसे लंबापन, नाटापन, ये सभी लक्षण बाहर से स्पष्ट दिखाई देता है, इसे फिनोटाइप कहिए या फिर बाह्य लक्षणी अनुपात कहिए। एक होता है जीनोटाइप, जो जीन संरचना के अध्ययन करने से पता चलता है, वो होता है 1 अनुपात 2 अनुपात 1, और यहाँ पूछ रहा है बाह्य अनुपात यानी कि बाह्य लक्षणी अनुपात जिसे कहते हैं 3 अनुपात 1। ऑप्शन देखिए, ए में ही सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। डाउन सिंड्रोम है एक, डाउन सिंड्रोम जो होता है ये एक प्रकार के गुणसूत्रीय परिवर्तन होता है, क्योंकि इसमें गुणसूत्र में परिवर्तन होता है, यानी कि 21वें नंबर गुणसूत्र जो होता है इसमें एक वृद्धि हो जाता है, इसलिए इसे ट्राइसोमी भी कहा जाता है। और डाउन सिंड्रोम में जो होता है बच्चे के मुंह चपटे आकार के हो जाते हैं, आंख ऊपर होता है और जी बार बार बाहर निकल जाता है, और गर्दन जो होता है छोटे आकार का होता है। ऑप्शन देखिए, एक आ रहा है मेंडेलियन व्याधि, यानी मेंडेलियन विधि कहने का अर्थ है जैसे थैलेसेमिया, फिनाइलक्यूटोनुरिया, ये सभी होता है मेंडेलिया विकार। और बी का रहा है गुणसूत्रीय, यानी कि इसमें गुणसूत्र में परिवर्तन होता है, इसलिए इसे गुणसूत्रीय
वादी कहिए या फिर गुणसूत्रीय विकार कहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। एक युग्मक में निम्न में से होता है, एक युग्मक में केवल एक जीन युग्म विकल्पी होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने वंशागति के नियम दिए थे? तो वंशागति के नियम जो दिए थे मेंडल नामक वैज्ञानिक दिए थे। ए का रहा ग्रेगर मेंडल, बी का रहा न्यूटन, सी का रहा पुनेट। यानी वंशागति के नियम जो दिए थे ग्रेगर जोहान मेंडल दिए थे। ऑप्शन नंबर ए। पुनेट वर्ग विकसित किया। पुनेट वर्ग 1927 ईस्वी में एक रेजिनाल्ड पुनेट नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेंडल के नियमों को स्क्वायर यानी कि वर्ग के रूप में सजाने का कार्य किए थे। इसे ही पुनेट वर्ग कहते हैं। इसको प्रतिपादन जो किए थे रेजिनाल्ड पुनेट नामक वैज्ञानिक ने किए थे, यानी ऑप्शन नंबर सी। वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत 1902 ईस्वी में सटन एवं बाबेरी नामक वैज्ञानिक ने किए थे। ऑप्शन देखिए, ए का रहा मेंडल, मेंडल ने आनुवंशिकता के नियम दिए थे। बी का रहा सटन और सी का रहा रेजिनाल्ड ने और डी का रहा बाबेरी। यहाँ पर ऑप्शन बी और डी दोनों सही है, यानी बी और सी, बी और डी दोनों टिक करिए। मेंडल के प्रयोग में विपरीत लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं? विपरीत लक्षण यानी कि जैसे कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल टी हो सकता है, कैपिटल आर स्मॉल आर हो सकता है। इसी कहते हैं विपरीत लक्षण वाली जोड़ी, जिसे एलील भी कह सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। रक्त समूह ए में होता है। रक्त समूह ए में जो होता है एंटीजन तो ए होता है, लेकिन एंटीबॉडी बी होता है, वो भी स्मॉल होना चाहिए। ऑप्शन देखिए, ए का रहा है प्रतिजन ए प्रतिरक्षी बी, बी का रहा है प्रतिजन बी प्रतिरक्षी ए, प्रतिजन ए और प्रतिरक्षी बी, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होती है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। क्रॉसिंग ओवर पैकेटिंग अवस्था में होता है। ऑप्शन नंबर सी। मेंडल द्वारा दिया गया युग्मकों की शुद्धता का नियम आधारित है। मेंडल जो दिए थे युग्मकों के शुद्धता का नियम या पृथक्करण के नियम कह सकते हैं, या फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कह सकते हैं। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर प्रस्तुत किए थे, यानी ऑप्शन देखिए, ए का रहा परीक्षण संकरण, प्रतिलोम संकरण और सी का रहा एक संकरण संकर, यानी ऑप्शन नंबर सी। हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया को ब्रीडर्स रोग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति में हीमोफीलिया नामक रोग हो जाता है तो उसके शरीर से जरा सा भी कट लगने पर रक्त का स्राव लगातार होने लगता है, जिससे कभी कभी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। और हीमोफीलिया जो होती है एक प्रकार के मेंडलीय विकार होता है। इसके थैलेसेमिया भी होती है, फिनाइलकीटोनुरिया भी होती है। और यहाँ पर पूछ रहा है हीमोफीलिया रोग है, तो हीमोफीलिया एक प्रकार के मेंडलीय विकार होता है। ऑप्शन देखिए, ए का रहा मेंडलीयवादी, बी का रहा गुणसूत्रीयवादी, सी का रहा ए या बी इनमें से कोई एक, डी का रहा इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। मेंडल का जन्म हुआ था। मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 ईस्वी के ब्रून नामक शहर में हुआ था। ऑप्शन देखिए, और 19वीं शताब्दी में
ए का रहा 17वीं शताब्दी, बी का रहा 18वीं शताब्दी, यानी सी नंबर यानी कि 19वीं शताब्दी और 22 जुलाई 1822 का इनका जन्म हुआ था, यानी राइट आंसर है सी। किसी महिला में 21वें गुणसूत्र की 3 प्रतिकृतियां के कारण 47 गुणसूत्र की उपस्थिति मुख्य लक्षण है। 21वें नंबर गुणसूत्र में 3 व्यथित करा, यानी कि 3 होना, 2 का स्थान पर 3 हो जाता है, तो इस रोग को हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम। ऑप्शन देखिए, ए करा डाउन सिंड्रोम, बी करा त्रिगुणिता, सी करा टर्नर सिंड्रोम और डी करा सुपर फीमेलेंस। यानी डाउन सिंड्रोम में 21वें नंबर गुणसूत्र में एक वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर ए। 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी कहलाती है। अभी ऊपर ही बताए थे 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी जो होती है ये डाउन सिंड्रोम कहलाता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, करा टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स गुणसूत्र में कमी हो जाता है। इस प्रकार के रोग अक्सर फीमेल में स्पष्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ 21वें का यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। मनुष्य में XO प्रकार की गुणसूत्रीय असामान्यता के कारण उत्पन्न होता है। मनुष्य यानी कि फीमेल में एक X गुणसूत्र में कमी हो जाती है, तो इस रोग को कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। इसमें फीमेल के अंडाशय पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाती है, गर्भाशय भी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाती है। यानी कि टर्नर सिंड्रोम में कुल 45 गुणसूत्र पाया जाता है और एक गुणसूत्र यानी कि 46 के स्थान पर एक गुणसूत्र जो होता है ये अनुपस्थित होता है। तो ऑप्शन ए नंबर राइट आंसर है। डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? डाउन सिंड्रोम जो होती है इसमें 21 नंबर गुणसूत्र में एक वृद्धि हो जाती है, यानी कि कुल 47 गुणसूत्र की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अनुवांशिकी शब्द किसने प्रस्तावित किया था? तो अनुवांशिक शब्द थे 1905 ईस्वी में वेटसन नामक, इनका पूरा नाम होता है W वेटसन नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1905 ईस्वी में अनुवांशिक शब्द प्रस्तावित किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ट्रिटिकम एसेटिवम क्या है? तो ट्रिटिकम एसेटिवम जो होता है ये एक प्रकार के गेहूं के वनस्पतिक नाम होता है और इसमें कह रहा है ट्रिटिकम। तो ट्रिटिकम में जो होता है कुल 42 गुणसूत्र होता है और यहाँ पर देखिए हेक्सा हैप्लॉइड, यानी कि हेक्सा मतलब होता है 6n इजिकल टू, यदि इसको आप 42 को 6 से भाग दीजिएगा तो 7 निकलता है n कमांड। ठीक, यहाँ पर हेक्सा हैप्लॉइड होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ZZ एवं ZW तरह का लिंग निर्धारण किसमें देखा गया? ZZ और ZW जो होता है इस प्रकार के गुणसूत्र पक्षी में पाया जाता है, जिसमें से विशेषकर मोर जैसे पक्षियों में पाया जाता है। ZZ नर में होता है और ZZW जो होता है ये मादा मोर में होता है। यानी ऑप्शन देखिए, ए का रहा घोंघा में, बी का रहा तिलचट्टा में, सी का रहा मोर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं? टर्नर सिंड्रोम जो होता है इसमें 44 प्लस XO प्रकार के गुणसूत्र पाया जाता है, यानी कि इसमें एक X गुणसूत्र बाधित हो जाता है, जिसके कारण महिलाओं में टर्नर सिंड्रोम रोग हो जाता है। और टर्नर सिंड्रोम जो होता है यह एक प्रकार के गुणसूत्रीय विकार होता है और आनुवंशिक विकार भी होता है। इसमें महिलाओं में अंडाशय पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हो पाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट, यानी कि टर्नर सिंड्रोम में 45 गुणसूत्र की संख्या होती है।
मेंडल अपने प्रयोग में सफल हुए, क्योंकि मेंडल अपने प्रयोग में सफल इसलिए हुए थे क्योंकि उन्होंने मटर के पौधे को चयन किए। मटर के पौधे के जीवन अवधि काफी छोटा होता है। यह एक द्विलिंगी पुष्प होता है। इसमें विभिन्न कलर के पुष्प पाए जाते हैं और इसमें स्वपरागण क्रिया आसानी से हो जाता है। ऑप्शन का देखिए, उसने मटर के पौधे को चुना, स्वतंत्र लक्षण का अध्ययन किया गया, अत्यधिक लक्षणों को चुना गया, मटर के पौधा द्विलिंगी होता है। यानी यहाँ पर दो ऑप्शन सही कर सकते हैं। एक, उसने मटर के पौधे को चुना और मटर का पौधा एक द्विलिंगी होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी दोनों पर यहाँ पर सही है। और ये आज का लास्ट प्रश्न था। धन्यवाद। इस वीडियो को देखिए आप लोग और अधिक से अधिक शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। आप लोग के ऊपर माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे। जय हिंद।